हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं। प्रकाश चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाशिकी के सारे टॉपिक को हम लगभग कवर करते जा रहे हैं। आप सभी टॉपिक को देखते जाइए ताकि आपको अच्छे से क्लियर होते जाए। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 9 के सारे जो कॉन्सेप्ट है किरण प्रकाशिकी को भी हमने पूरा कवर करते हुए वीडियो बनाए हैं। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। आप उन सबको अवश्य देखें, क्रमशः चलते जाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं। जैसे ये माध्यम का कोई कण, ये एक तरंग, दूसरा तरंग, तीसरा तरंग, चौथा तरंग, ये ऐसा अनेक तरंग यहाँ पर है ना। जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो हम किसी कण की बात करें माध्यम की, तो प्रत्येक तरंग उसमें विस्थापन उत्पन्न करती है ना। पहला तरंग उससे टकराएगा या वहां से गुजरेगा, वो विस्थापित होगा। दूसरा तरंग गुजरेगा, वहां से विस्थापित होगा। तीसरा तरंग गुजरेगा। तो जब माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ आगे बढ़ती हैं तो किसी कण की बात करें तो किसी कण का विस्थापन प्रत्येक तरंग के द्वारा विस्थापित होता है, या प्रत्येक तरंग है उस कण को विस्थापित करता है तो उसका जो परिणामी विस्थापन है वो प्रत्येक तरंग के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो क्या कहेंगे हम अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में आगे बढ़ती है तो किसी कण का परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब इस प्रकार लिखते हैं, मान लो n तरंगें किसी माध्यम में एक दिशा में जा रही हैं तो उन सभी तरंगों के द्वारा विस्थापन क्रमशः y1 पहले के द्वारा, दूसरे द्वारा विस्थापन y2, तीसरे का विस्थापन y3 और ऐसे ऐसे करके yn है। तो परिणामी विस्थापन y बराबर क्या होगा, उन सभी के विस्थापन का सदिश योग। इसके अलावा जैसे ये y1, ये y2, ये पहले तरंग का विस्थापन है, दूसरे तरंग का विस्थापन है, तो परिणामी विस्थापन y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। यहाँ पर दोनों तरंगे क्या हैं, दो तरंग की बात करें समान कला में है, y1 y2 दोनों ऊपर की ओर ही जा रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, समान कला में। या ऐसा भी ले सकते हैं जैसे ये y1, ये y2, तो ये y क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये पहले के लिए, दूसरे के लिए। इस केस में क्या है, विपरीत कलम है। समान कलम मतलब दोनों का श्रृंग या दोनों का गर्त एक साथ होना, जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक का श्रृंग तो दूसरे का गर्त हो रहा है, इस कारण से इसमें विपरीत कलम में है। तो ये तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। जो अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें या अनुप्रस्थ तरंग की बात करें, प्रत्येक तरंग है वो इस सिद्धांत का पालन करता है। उसके साथ साथ जो यांत्रिक तरंगों के साथ साथ जो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी है ना, यांत्रिक तरंग के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। क्लियर है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में इतना ही, और इसी सिद्धांत के आधार पर देखेंगे हम प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उसका पूरा गणितीय व्याख्या करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, कहीं पर भी स्किप ना करें। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसमें दो प्रकाश तरंग होता है जो समान आवृत्ति व लगभग समान आयाम की होती हैं। ठीक है।
दो प्रकाश तरंग, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितने बार ऐसे चक्र बना रहे हैं। आयाम मतलब ये अधिकतम मान, ये सब क्या है, आयाम, ये माध्य स्थिति है, ये जो लंबाई है आयाम है। और आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में जितना चक्र कंप्लीट करता है, ये 1 चक्र, ये 2 चक्र, ये 3 चक्र, ये 4 चक्र। 1 सेकंड में मान लो 4 चक्र कंप्लीट करता है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, 4 चक्र प्रति सेकंड या 4 हर्ट्ज। क्लियर, मतलब 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करता है उसके बराबर। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे हम, प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान होगा। प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा क्या देते हैं, जब समान आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो उनके परिणामी तरंग के आयाम में परिवर्तन हो जाता है, जिससे तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तीव्रता या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। जब लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की आयाम में परिवर्तन हो जाता है, जिससे तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक बार और बताऊं, चलो सुन लो। जब लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम बदल जाता है, परिणाम स्वरूप तीव्रता भी बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आयाम बदल जाने से भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। कहीं कहीं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कहीं कहीं पर तीव्रता न्यूनतम होती है या कम होती है। उसके आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पर तीव्रता भिन्न। जहां तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहां तीव्रता न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, मतलब व्यतिकरण के कितने प्रकार हो गए यहाँ पर, दो प्रकार। तीव्रता यदि अधिकतम है, ज्यादा है, तो वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा। तीव्रता न्यूनतम है, कम है, तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंग समान कला में होने चाहिए। समान कला मतलब श्रृंग के साथ गर्त है वो गर्त के साथ होना चाहिए। श्रृंग दोनों का श्रृंग एक साथ, दोनों का गर्त एक साथ, है ना भाई। इसको डायग्राम में भी बता देता हूँ। जैसे ये पहला है और दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, क्योंकि आवृत्ति समान है तो एक साथ जाएंगे, पहला और दूसरा। तो तीसरा जो होगा ऐसे, ये क्या होगा, परिणामी तरंग। मतलब परिणामी तरंग की तीव्रता है वो दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से भी क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, या परिणामी तरंग का आयाम दोनों तरंगों के आयाम के योग से अधिक है ना। ये पहले तरंग का आयाम है, ये दूसरे तरंग का आयाम है, इन दोनों के आयाम के योग से भी अधिक होता है।
विनाशी व्यतिकरण की बात करें, इसमें दोनों तरंग विपरीत कला में होते हैं। विपरीत कला मतलब एक का श्रृंग दूसरे के किसके साथ होगा? गर्त, या पहले का गर्त दूसरे के क्या के साथ होगा? श्रृंग के साथ। मतलब इसको भी हम बता सकते हैं, जैसे ये पहला तरंग दूसरा ऐसे जाएगा, आवृत्ति समान है तो एक साथ जाएगा, पर ये ऐसे। तो अब तीसरे मतलब इनके परिणामी तरंग की बात करें, दोनों का आयाम लगभग समान है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो ये जो रेखा है, परिणामी तरंग का आयाम लगभग 0 हो गया। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तो ये परिणामी तरंग, मतलब इसमें परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम या दोनों तरंगों का आयाम के अंतर से भी कम होता है। ठीक है, ये तो हुआ व्यतिकरण और व्यतिकरण के प्रकार। अब हम देखेंगे इसकी गणितीय व्याख्या। है ना, व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या। तो माना 2 प्रकाश तरंग के विस्थापन समीकरण, क्या क्या है यहाँ पर? y बराबर a cos ओमेगा t, साइन में साइन ओमेगा t, y1 y2 बराबर b साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, ये दोनों तरंगों के क्या है? विस्थापन समीकरण है ना, जहां a और b आयाम है, पहले तरंग का आयाम, दूसरे तरंग का आयाम, ओमेगा को कोणीय आवृत्ति कहेंगे, और फाई यहाँ पर दोनों तरंगों के कला में अंतर अर्थात कलांतर है। ठीक है, अब यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2, इसका मान रख दे दोनों का, a साइन ओमेगा t प्लस b साइन ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा? फाई। ठीक है ना, ये अध्यारोपण के सिद्धांत से इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। इसके साथ साथ और क्या लिख सकते हैं? y बराबर a साइन ओमेगा t b, इसमें साइन ए बी का फार्मूला लगा दो, साइन a प्लस b का, तो ये साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा t साइन फाई। एक स्टेप और लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा t, इसका अलग अलग गुना कर देते हैं, तो b साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस b कॉस ओमेगा t साइन फाई। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरंगों का अध्यारोपण के सिद्धांत से कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणितीय व्याख्या कर रहे हैं व्यतिकरण का। और इसको लिखा जा सकता है y बराबर, यहाँ पर इसमें साइन ओमेगा t है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा t, तो दोनों से साइन ओमेगा t को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर b साइन फाई कॉस ओमेगा, ऐसा कॉस ओमेगा t को बाद में लिखें, इसको पहले लिखें। इसको चलो समीकरण नंबर 1, 2, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं।
अब यहाँ पर कुछ मान कर चलेंगे इसको हल करने के लिए। माना आर कॉस थीटा बराबर ए प्लस बी कॉस फाई, ठीक है। इसको समीकरण 4 और आर साइन थीटा बराबर, मतलब इसको क्या माने हैं आर कॉस थीटा और इसको क्या मान रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये? तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, y बराबर इसके बदले में रख दीजिए क्या है यहाँ पर आर कॉस थीटा, या जी आर कॉस थीटा, इधर ही साइन ओमेगा टी, यहाँ पर रखेंगे आर साइन थीटा और ये कॉस ओमेगा टी है। अब इसको और सॉल्व करने के लिए y इक्वल टू आर बाहर निकल जाएगा, इसको हम क्रम से थोड़े जमा देते हैं, ऐसा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब ये फिर से साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला फार्मूला, तो y इक्वल क्या लिख सकते हैं आर साइन ए प्लस बी, मतलब ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। तो ये परिणामी विस्थापन और ये परिणामी तरंग का आयाम, इसको समीकरण नंबर 6 दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार पूछा गया है। समीकरण 4 का वर्ग धन समीकरण 5 का वर्ग, समीकरण 4 और 5 का वर्ग कर देते हैं, क्या निकलता है देखते हैं। इधर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। राइट हैंड साइड का पहला है ए प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका विस्तार कर देते हैं, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाई प्लस 2 ए बी कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसका विस्तार इतना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी स्क्वायर होगा यहाँ पर। इधर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, बी स्क्वायर को कॉमन निकालकर प्लस 2ab कॉस फाई, ठीक है। ये इसका मान क्या होता है, एक होता है, आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, या r बराबर लिखेंगे तो इसमें स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। तो ये है परिणामी तरंग का आयाम, जहाँ ए और बी क्रमशः क्या है, दोनों तरंगों के आयाम है। ए पहले तरंग का आयाम और बी दूसरे तरंग का आयाम है। क्लियर है यहाँ तक? और इसमें चूंकि
तीव्रता प्रोपोर्शनल टू आयाम का वर्ग। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते। तीव्रता को I से दर्शाएं तो I प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या I इक्वल टू के आर स्क्वायर, या I इक्वल टू के आर स्क्वायर का मान रख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, या इसको और लिखा जा सकता है ना। इसको आप समीकरण नंबर 6 दे सकते हो। I बराबर क्या लिख सकते हैं, के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos फाई। इसमें ये I1 ये पहले तरंग की तीव्रता होगी, ये दूसरे तरंग की तीव्रता होगी, और k √2 ab का जो मान है, 2 को इसमें बाहर कर दें, k को अंदर कर दें। यहाँ पर k ab बराबर √I1 I2 है ना, √I1 I2। कैसे होगा इसको चेक कर सकते हो, चलो देखते हैं। के ए स्क्वायर ये क्या हुआ I1, I2 बराबर क्या हुआ के बी स्क्वायर। तो I1 गुना I2 करेंगे तो क्या होगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। I1 गुना I2 बराबर के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, I1 I2 बराबर के ए बी है ना, √I1 I2 बराबर के ए बी। ठीक है, तो के ए बी के बदले में इसको समीकरण नंबर 6 देते हैं। तो ये परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है। समीकरण 6 नहीं होगा, समीकरण 7। तो इस प्रकार हम परिणामी तरंग के आयाम की बात करें, आयाम है वो फाई पर निर्भर करता है। तीव्रता की बात करें, ये भी फाई पर निर्भर करता है। फाई मतलब कलांतर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो है ना, अभी गणितीय व्याख्या कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो केवल इनकी परिणामी आयाम और परिणामी तरंग हमने निकाला है। संपोषी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध, इसके लिए प्रतिबंध क्या है, तरंगें समान कला में होनी चाहिए, उसके साथ साथ R या I को मैक्सिमम होना है ना। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में R मैक्सिमम होगा या I भी मैक्सिमम होगा, तो उस केस में cos फाई को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम या अधिकतम, अर्थात इसका अधिकतम मान क्या होगा, +1। cos फाई का अधिकतम मान क्या होगा, +1। मतलब cos मतलब फाई का मान क्या होना चाहिए, 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई, इस प्रकार से होना चाहिए। मतलब फाई इक्वल टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन, इस प्रकार से होना चाहिए। मतलब फाई बराबर क्या होना चाहिए, 2n पाई, पाई का समगुणक, ठीक है। ये 2n क्या है, सम, n बराबर 0, 1, 2, 3, तो 2n क्या है यहाँ पर, सम है, ठीक है, पाई का समगुणक, ठीक है। ये संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में cos फाई को ऐसा होना चाहिए।
तो समीकरण 6 से आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस फाई का मान क्या हो जाएगा 1। तो उस केस में ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आर मैक्सिमम बराबर क्या बचेगा, ए प्लस बी। आर मैक्सिमम इक्वल टू ए प्लस बी। और समीकरण 7 से आई की बात करें, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई का मान 1, ऐसा। है ना, I इक्वल टू ऐसा। अब इसी में एक कंडीशन लगा दें, यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हैं, दोनों तरंगों के आयाम समान हैं, तो आयाम समान होना मतलब a बराबर b हो जाना। तो a बराबर b हो जाना मतलब R मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a। R मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a। मतलब इस वाले केस में b के बदले भी a रख देते हैं तो a प्लस a मतलब 2a हो जाएगा। तथा I की बात करें, जब दोनों का आयाम समान हो गया तो उनकी तीव्रताएं भी समान हो जाएगी, है ना। I1 बराबर I2, इसको मैं I मैक्सिमम लिख लेता हूँ। तो I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ऐसा। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। ये हो जाएगा, ये यहाँ पर I1, यहाँ भी I1 है ना, I2 के बदले भी I1 रखेंगे, I2 के बदले, तो ये 2I1 प्लस 2I1 मतलब I मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा 4I1। मतलब किसी एक तरंग की तीव्रता का 4 गुना। आयाम है वो किसी, मतलब जब दोनों तरंगों का आयाम समान है, दोनों तरंगों का आयाम जब समान है तो परिणामी तरंग का आयाम है वो प्रत्येक तरंग के आयाम का 2 गुना, जबकि तीव्रता है वो प्रत्येक तरंग की तीव्रता का 4 गुना हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। ये तो हुआ यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण वाली स्थिति में। अब इसी को हम देखते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण जिसमें तीव्रता घट जाती है, विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध। विनाशी व्यतिकरण के लिए आयाम व तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम। मतलब कॉस फाई का मान क्या होगा, न्यूनतम, क्योंकि तीव्रता और आयाम दोनों में कॉस फाई है, फाई पर डिपेंड करता है। तो कॉस फाई का न्यूनतम मान क्या होगा, -1, अर्थात जो फाई का मान होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसा। मतलब पाई का विषम गुणक, है ना, 1, 3, 5 इस प्रकार से आ रहा है, मतलब वो क्या हुआ, विषम गुणक हुआ। तो इस प्रकार फाई बराबर इसको लिख सकते हैं ऐसा, 2n + 1 पाई। ये 2n + 1 क्या है,
विषम संख्या है जहाँ n बराबर 1 2 3 इस प्रकार से है ना, n बराबर 1 2 3, यहाँ पर 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, 0 लोगे तो पाई, 1 लोगे तो 3 पाई, 2 लोगे तो 5 पाई, ऐसा। ठीक है, तो इस केस में जो समीकरण 6 से आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस फाई का मान क्या होगा -1, मतलब आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए माइनस, इसको ऐसे भी ले सकते हो आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी। ठीक है, जबकि समीकरण 7 से आप क्या ले सकते हो, i बराबर i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 i2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में एक कंडीशन, यदि दोनों तरंगें समान आयाम की है, अर्थात a बराबर b, तो i1 बराबर क्या होगा i2, तो a बराबर b, तो यहाँ से r मिनिमम बराबर रखेंगे a, b का मान भी कितना रखेंगे a, तो r मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा 0, परिणामी तीव्रता 0। ठीक है, जबकि तीव्रता I बराबर निकालेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I2 के बदले I1 रखेंगे क्योंकि I1 और I2 बराबर है, 2 रूट I1 ये I बराबर 2I1 माइनस ये भी हो जाएगा 2I1, ये I मिनिमम लिख देता हूँ मैं इसको, तो I मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा 0, मतलब विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों क्या होती है 0 होती है। तो इस प्रकार व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत और व्यतिकरण पर आधारित गणितीय व्याख्या काफ़ी सरल तरीके से समझाया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें व्यतिकरण संबंधित कुछ और बातें भी हैं जिसको आप किताब से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यंग का द्विस्लिट प्रयोग और फ्रिंज चौड़ाई। ठीक है, तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।